Today we will start our chapter definite integral. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग जितने डिफरेंट टाइप्स के कर सकते थे हम लोग कर लिए। क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सीख लिए हम लोग। क्वेश्चन को बाय पार्ट से सॉल्व करना भी हम लोग सीख लिए। क्वेश्चन को बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी करना हम लोग सीख लिए। Before starting this chapter, before moving on to solving problems, we must understand what is definite integral first of all. जनरली लोग डेफिनिट इंटीग्रल को पढ़ने के लिए सीधे आ जाते हैं हमारे प्रॉपर्टीज पर। उसके पहले हम लोग को समझना चाहिए कि ये डेफिनिट इंटीग्रल फाइनली है क्या। पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे इसके तरफ प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहला जो हम लोग आज है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। I told you indefinite integral का मतलब था family of curves. Please raise hand if you remember. वो एक family of curve था जो सिर्फ constant से vary करता था. Now what is definite integral? We will understand this one very critically. Now generally students know that definite integral is the area under curve. If yes, please raise hand. सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। Say I am drawing some curve here. Suppose I have some curve, say this is y equal to f of x, and say on the x-axis I have suppose some point A here, and I have some point x here, and this is my area function. A से लेकर x तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये फंक्शन दिखाएगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। तो हम लोग इस फंक्शन को ax लिखेंगे। a से x तक का एरिया मतलब ax हो गया मेरा। सपोज लेट एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx with x axis from x equal to a to x equal to x. x नॉट कह सकते हो, x कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बेसिकली हम x वेरी कराएंगे अभी, b ax, ठीक है। सो नाउ आई विल शो यू अनदर एरिया। सपोज x के बाद थोड़ा सा हम लोग और बड़ा सा x लिए, से दिस इज x प्लस h। अब अगर हम लोग ये पूरा एरिया भी ऐड करते हैं तो हम जो कर्व दिखा रहे हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया होगा वो मेरा क्या होगा, दैट विल बी a of x plus h. So now मार्किंग करना जरूरी हो जा रहा है यहाँ पे। I will use the marking. Say this is point P, Q, say this is R, say this is S, say this is M, say this is P. So area of P, Q, R, S equal to a of x, और area of P, Q, M, N equal to a of x plus h. ऊपर P लिखा गया है, N होगा सपोज। Please raise hand if this is okay. I am taking area as a function of x. x तक हम लोग एरिया देख रहे हैं बाउंडेड बाय द कर्व विद x एक्सिस, तो वो ax है। एरिया स्टार्ट a से हुआ है, स्मॉल a से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर हम x के बदले 2x तक एरिया देखें तो वो हो जाएगा कैपिटल A ऑफ 2x। वैसे ही हम x से लेकर के थोड़ा सा बढ़ाए h यूनिट, एंड आई एम कैलकुलेटिंग एरिया टिल x इक्वल टू x प्लस h, तो वो एरिया हो जाएगा a of x plus h. Now see, if I draw horizontal line here and I extend this one vertical, and from here I draw horizontal, fine. So जो एरिया को हम दो बार सेट करने वाले हैं और वो भी ब्लैक से, सी ब्लैक और रेड, दिस एरिया
हाउ कैन यू राइट ओनली दिस मच एरिया? ये एरिया तुम कैसे लिख सकते हो? नाउ एरिया ऑफ SRMN, SRMN is area of till x plus h minus area till x. Please raise hand, yes or no? Yes or no? Yes. I know that this is correct and you are understanding. So implies, just tell me one thing, ये जो x plus h तक का एरिया है, में x तक का एरिया अगर हम घटा देते हैं तो ये दो लिमिट के बीच में होगा, और जो बड़ा लिमिट होगा वो होगा तुम्हारा बड़ा वाला रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल. सपोज रेक्टेंगल कंप्लीट किए हम लोग और यहाँ पे सपोज पॉइंट आ गया z, दिस पॉइंट इज z एंड से दिस पॉइंट इज y. तो जो तुम्हारा दोनों एरिया के बीच का डिफरेंस का एरिया था वो रेक्टेंगल ZRMN से तो छोटा ही होगा अनडाउटेडली. इफ यस देन रेज हैंड. ZRMN से तो छोटा ही होगा, और पक्का रेक्टेंगल SRMY से तो बड़ा ही होगा, SRMY से तो बड़ा ही होगा. प्लीज रेज हैंड. ओके, SRMY से तो बड़ा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल SRMY? SRMY, this is the height SRMY, this is the height f of x, क्योंकि ये जो y कोऑर्डिनेट था ये x के करस्पॉन्डिंग था. दिस इज f of x into height. So h into f of x must be less than a of x plus h minus a of x. This should be less than, I am waiting for you. So जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया हम लोग लिखेंगे h into f of x plus h, because this limit, this is y equal to f of x plus h. So if I divide both sides by h, so this is f of x must be less than a of x plus h minus a of x by h should be less than f of x plus h. Now by sandwich theorem I can say the middle function is bounded between two functions. तो बीच वाले का लिमिट लेफ्ट राइट का लिमिट के बराबर होना चाहिए. बाय सैंडविच थ्योरम, लिमिट h tending to 0 fx must be less than limit h tending to 0 a of x plus h minus a of x by h should be less than limit h tending to 0 f of x plus h. So if I put h equal to 0, this is f of x and this is a dash x. This is a dash x by first principle and this is also f of x. Now you can see a dash x fx और fx के बीच में है, therefore a dash x limit should be equal to f of x, implies ax must be equal to integral fx dx. क्यों? क्योंकि fx अगर ax का डेरिवेटिव है तो ax जो है वो fx का एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल होना चाहिए. सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? वी नोट दैट डिफरेंशिएटिंग द एरिया फंक्शन, मतलब ax differentiating the area function gives the function itself. Differentiating the area function gives the function itself. अगर किसी एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो तुमको ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाएगा जिसको इंटीग्रेट करने के बाद वो एरिया आया होगा. और दूसरा पॉइंट, इंटीग्रेटिंग ए फंक्शन, इसी का रिवर्स, इंटीग्रेटिंग ए फंक्शन gives the area function itself, gives the area function
itself. Now my higher limit upper limit was variable. वही जब हम लोग का अपर लिमिट b होगा तो एरिया फंक्शन को हम लोग a से b में अगर इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दें, so we will get area of the function bounded between the two limits. So here comes the definite integrals definition. So definition part is now here in front of you. If fx is a function of x, if fx is a function of x defined in closed interval, defined in closed interval a close b close, and ax is another function, ax is ax के जगह phi x dx कुछ भी लिख सकते हो, another function such that a dash x equal to fx in the domain of f, in the domain of fx, then integration of f of x dx from a से b, you get ax plus c, constant of integration from a से b. This is a of b minus a of a. This is the definition of definite integral. Our next point should be geometrical interpretation, geometrical interpretation of a definite integral, geometrical interpretation of a definite integral. So this is the topic which we are going to do next. क्वेश्चन के पहले पूरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम लोग. पहला पॉइंट, इफ f of x greater than 0 for all x belonging to a close b close, अगर a से b में फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव है, देन अगर तुम फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक में, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया, ये तो प्रूव कर ही दिया अभी जस्ट हम लोग, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया bounded by y equal to fx and the x-axis, and the x-axis between the lines, between the lines x equal to a and x equal to b. The figure goes like this. a से b में अगर फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव बोले हैं, मतलब ग्राफ कुछ समवट ऐसा, से दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, और a से लेकर दिस इज x इक्वल टू a, and say this is x equal to b. So if you want to find this area, say this area is a, then you can get numerical value of area by integrating the function with respect to x from a to b. Please raise hand. This is the geometrical interpretation when function is throughout positive in a given interval a close b close. However, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन पॉजिटिव ही रहे. So in general case, or you can say in general, integral f of x dx from a से b, जनरली स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी, वो एरिया बता देता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ ए और बी के बीच में कितना बाउंड कर रहा है, बट ये गलत है, वो एल्जेब्राइक एरिया बताता है. इन जनरल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए से बी गिव्स द एल्जेब्राइक सम ऑफ द एरियाज, एल्जेब्राइक मतलब प्रॉपर साइन के साथ, गिव्स द एल्जेब्राइक सम of the areas of the figures bounded by
bounded by y equal to fx, x-axis, and the lines x equal to a and x equal to b, and the lines x equal to a and x equal to b. सो इसका जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ देखेंगे इलुस्ट्रेशन. सपोज मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है. Say I have a graph like this, and I have here x equal to a, and here I have x equal to b, and say this area is a1, then this area is a2, then this area say is a3, and this last area, say this last area is a4, and this function is y equal to fx. Then if you integrate fx dx with respect to x from a to b, this is not going to give a1 plus a2 plus a3 plus a4. This is going to give you minus a1 plus a2 minus a3 plus a4. Please raise hand if this is okay. This is called algebraic sum. This is called algebraic sum. Definite integral हमेशा algebraic sum of areas देता है. I hope this point is very much clear. लेकिन कभी कभी होता है कि एग्जाम में तुमको दे देगा कि जो नेट एरिया है, तुमको क्वेश्चन दे देगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी. तो हम लोग फिगर बनाया करेंगे. ऐसा फिगर बन जाएगा तो तुमको दिख जाएगा ना कि तुमको क्या करना है. a1 का मॉड लेना है, a2 ठीक है, a3 का मॉड लेना है, a4 ठीक है. तो यहाँ पर जो नोट लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल एरिया बाउंडेड अगर निकालना है. देखो ये एरिया चैप्टर का थ्योरी हो गया, तुम समझ लो. एक्चुअल एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, x एक्सिस, x इक्वल टू a and x equal to b is given by, you can use integral a से b mod fx. fx के मॉडुलस को इंटीग्रेट कर दो तो जो नीचे पार्ट है वो फंक्शन भी ऊपर चला जाएगा और वो एरिया नेट a1 के बदले mod a1 आएगा और वो अपने आप प्लस में ऐड होता जाएगा. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. और you can also do what you can do. सपोज ये पॉइंट C1 था, ये पॉइंट C2 था और ये पॉइंट C3 था. तो हम लोग पहले A से C1 इंटीग्रेट कर देंगे, A से C1 इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन को, और ये एरिया निगेटिव आने वाला है इसीलिए हम इस पर मॉड लगा देंगे. फिर प्लस C1 से C2 इंटीग्रेट कर देंगे और मॉड वॉड लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है. फिर हम C2 से C3 में फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे और ये एरिया निगेटिव आने वाला है इसीलिए हम मॉड लगा देंगे. और फिर C3 से B में इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें मॉड लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. दिस इज द एक्चुअल वे हाउ वी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय positive as well as negative functions. If this is okay, just raise hand please. We will take an example. Let y equal to x cube be a curve and we want to evaluate the area. We want to evaluate the area bounded by y equal to x cube, x axis, x equal to -1 and x equal to 1. Then writing area equal to integration of fx dx from -1 से 1. This will give x power 4 by 4 and limit -1 to 1. So this is area is wrong.
writing this is wrong because by this you got the algebraic sum. You got the algebraic sum of areas. हैंड रेज करो, समझ रहे हो ना, algebraic sum of areas, क्योंकि जितना एरिया 0 से 1 में पॉजिटिव में था उतना ही एरिया -1 से 0 में निगेटिव में था. सो हियर वी हैव द ग्राफ. एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है. सपोज -1 से लेकर +1 तक में एरिया निकालना था. इधर 0 है. सो दिस एरिया is definitely same as this area because this is an odd function. origin के about symmetrical होगा. तो यहाँ तो तुम अगर सीधे इंटीग्रेट कर दोगे -1 से 1 में, तो दोनों एरिया का जब अलजेब्राइक सम ऐड होगा तो 0 आना ही था, तो वो आ गया है. लेकिन अगर तुमको एक्चुअल एरिया चाहिए था, एक्चुअल एरिया तुम निकाल सकते थे मॉड एक्स क्यूब करके. पूरे फंक्शन के मॉड को ही लगा देते हैं इंटीग्रेशन. फाइन. और दिस इज सेम एज -1 से 0 में तुम एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लो तो ये एरिया निगेटिव आने वाला है. इस पे मॉड लगा दो. और प्लस 0 से 1 में एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लो और मॉड लगाने का जरूरत नहीं है. या फिर तुम ये भी कर सकते थे कि तुम -1 से 0 में -x क्यूब को इंटीग्रेट कर लेते. हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं -1 से 0 में -x क्यूब को इंटीग्रेट कर लेते और प्लस 0 से 1 में x क्यूब को इंटीग्रेट कर लेते तो भी आंसर आता. प्लीज हैंड रेज. समझ रहे हो ना बात? मेरे हिसाब से हमको ज्यादा अच्छा मॉड लगाने वाला लगता है. किसी फंक्शन का निगेटिव लेना हमको पसंद नहीं है. सो दिस इज मॉड x⁴/4. जिस पे हमारा लिमिट है -1 से 0. मॉड लगाना जरूरी है. एंड दिस इज x⁴/4. हियर वी हैव लिमिट 0 से 1. अंदर में तुम्हारा क्या वैल्यू आ रहा है? मॉड के अंदर में आ रहा है 0. डालोगे तो आ रहा है 0 और -1 डालोगे तो 1/4 और प्लस 1/4 -0. So this is 1/4 plus 1/4. So this is the actual area, half square units. तो दोनों तरफ का जो एरिया है जो ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये एरिया प्लस ये एरिया अगर तुमको निकालना था, then this area all together will be half. मतलब दोनों तरफ अलग अलग देखोगे तो 1/4 स्क्वायर यूनिट्स था. इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. लेफ्ट साइड में दिस एरिया वाज 1/4 स्क्वायर यूनिट्स. इनफैक्ट तुम खाली एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लो 1/4 आ जाएगा. और ये वाला एरिया भी था 1/4 स्क्वायर यूनिट्स. सो ऑल टुगेदर एरिया विल बी half square units and not 0. Okay. Basic example. Suppose I have question, evaluate integral dx by 3 plus 4x x from 1 से 3. So this question can be done quite easily. Solution integral 1 से 3 dx by 3 plus 4x. पहले इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 टाइम्स ln mod 3 plus 4x. एंड हेयर लिमिट इज 1 से 3. तुम सोच रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन कब से करने लगे हम. सो 1/4 ln 3 डालोगे तो 15 हो जाएगा और माइनस ln 1 डालोगे तो 7 हो जाएगा. इम्प्लाइज इंटीग्रल 1 से 3 dx by 3 plus 4x का वैल्यू होगा 1/4 टाइम्स ln ऑफ, मॉड का जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ln of 15/7. Please raise hand if this answer is okay from your side. Suppose we have evaluate integral sin power 4x dx from 0 से π/2. It's a basic example, not too difficult. Now how to proceed this? We have to integrate and then put the limits. So I equal to दिया हुआ है 0 से π/2 sin power 4x dx. So this is equal to 0 से π/2
1 माइनस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर dx implies I equal to 1 by 4 बाहर. This is 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2x dx from 0 से pi by 4 implies I equal to 1 by 4 times integral 1 minus 2 cos 2x plus this is 1 plus cos 4x by 2. Please raise hand if I am going all correct. This is 0 say pi by 2. This can be written as I equal to 1 by 4 times 0 say pi by 2 1 और 1 by 2 मिलके 3 by 2 minus 2 cos 2x plus cos 4x by 2 dx. If okay, raise hand. Keep raising hand ताकि हमको लगे गलती नहीं हो रहा हो. I don't remember the sums and do it in the class. So 1 by 4 times 3x by 2 cos का साइन होता है 2 कट जाएगा तो sin 2x plus sin 4x by 8 0 से pi by 2 implies I equal to 1 by 4 times pi by 2 जब रखेंगे 3 pi by 4 minus 0 plus 0. This is upper limit inserted minus lower limit 0 0 0. So answer is 3 pi by 16. So our sin power 4 dx का integration 0 से pi by 2 में 3 pi by 16 होगा. If okay, raise hand. This is 3 pi by 16. So if f is a function from R to R, be defined as fx equal to sin x plus x. Then evaluate integration from 0 से pi f inverse x dx. Please try this for 3 minutes. पिछले क्वेश्चन में ये गलती से यहाँ पर pi by 4 लिखा हुआ था, यहाँ पर pi by 2 होना चाहिए. That's a writing error. Okay, so we can discuss the problem by two methods. देखो ये तो एक्सपेक्टेड था कि हम एग्जांपल आसान देंगे पर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देते हैं. मेथड 1, दिस इज डायरेक्ट मेथड, बट हमको इससे ज्यादा अच्छा सेकंड मेथड लगता है, पर डायरेक्ट मेथड पहले बताना जरूरी है. सो नाउ आई होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई f इनवर्स x dx where fx equal to x plus sin x implies f of 0 तो 0 दिख रहा है और f of pi भी pi दिख रहा है. So we will substitute let x equal to f of t implies dx equal to f dash t dt. So our integral becomes f inverse of ft dt. So t and dx will become f dash t dt. Now t के जगह पर क्या आएगा? लोअर लिमिट. जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम सिखाए थे ना लिमिट चेंज हो जाएगा. तो जब x 0 होगा तो लोअर लिमिट होगा f इनवर्स 0 और जब x पाई होगा तो अपर लिमिट t के लिए होगा f इनवर्स पाई. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. So now this can be further written as implies I equal to integration f of 0 अगर 0 है तो f इनवर्स 0 भी 0 होगा, f of pi अगर pi है तो f इनवर्स pi भी pi होगा.
So this is t times f dash of t dt has to be calculated. नाउ हमारे प्रिंसिपल रेंज में था ना, 0 से पाई में था हमारा इंटरवल, इसलिए हम लोग f इनवर्स ऑफ ft को t लिख लिए. प्लीज रेज हैंड, वो पॉइंट समझ रहे हो ना? हम लोग f इनवर्स ऑफ ft को डायरेक्ट t लिखे हैं क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में हमारा आ रहा था. तो हियर आई विल यूज बाय पार्ट्स. t टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t dt और फिर पूरे का dt. लिमिट विल बी 0 से पाई. Here also limit will be 0 से pi. So implies I equal to t times f of t. F dash t का integration f of t. Limit will be 0 से pi minus integration of f of t dt. Limit will be 0 से pi. So I equal to t into f of t हो जाएगा t plus sin t, क्योंकि fx t plus sin x है. Limit 0 से pi minus integration limit 0 से pi. This is t plus sin t dt. Now these two values can be calculated very easily. So I equal to pi रखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा pi into pi plus 0, pi square minus 0 तो 0 हो जाएगा. So minus t का हो जाएगा t square by 2, sin t का हो जाता है cos t. इस पर लिमिट रखना है हमको 0 से पाई. So pi square minus अपर लिमिट पाई रखेंगे तो pi square by 2 माइनस cos पाई हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1. So implies I equal to pi square minus pi square by 2 और अंदर हो जाएगा प्लस 2, वो माइनस 2 आ जाएगा. So pi square by 2 minus 2. So implies integration 0 से pi f inverse x dx का रिजल्ट होगा pi square by 2 minus 2. See, this is our second method, which is using graph of fx and f inverse x. फंक्शन दिया हुआ था x plus sin x, f dash x हो जाएगा 1 plus cos x. 0 से pi में ये हमेशा greater than equal to 0 होगा. So fx is an increasing function in 0 close से pi close. Also, if you find f double dash x, that is minus sin x, जो कि less than 0 है in 0 close से pi by 2 close और greater than 0 है in pi by 2 open से pi close. Please raise hand if it is okay. तो IIT में इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता, इतना कुछ समझ में आ जाता है खुद ही. तो यहाँ f double dash negative है, so this part graph should be concave down and this part graph should be concave up. However, the graph is throughout in 0 से pi, it's an increasing function. So we will plot a rough graph of x plus sin x, जो ऐसे भी बहुत लोग को याद ही रहता है. I will draw x plus sin x. फंक्शन जिसका ग्राफ बना रहे हैं वो है fx इक्वल टू x plus sin x. तो 0 पे 0 है और पाई पे पाई है, तो 0 0 से पास करेगा और पाई कॉमा पाई से भी पास करेगा. This is pi, this is pi and this point is pi कॉमा पाई जहां से ग्राफ पास करेगा और पाई बाई 2 बीचों बीच आएगा. पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 प्लस 1. पाई बाई 2 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया? पाई बाई 2 1.57, 2.57 और ये 3.14 है, तो ऑलमोस्ट 3 तक पहुंच ही गया है वैल्यू. तो लगभग कुछ यहाँ तक होगा मान लो f of pi by 2 का वैल्यू. तो आई विल जस्ट इरेज द डॉटेड लाइंस. पॉइंट लोकेट करना ही मेरा काम था बस, और कुछ नहीं. सो 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग होना चाहिए और कनकेव डाउन होना चाहिए. इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन और फिर इंक्रीजिंग एंड कनकेव अप. सो दिस शुड बी अ रफ ग्राफ of y equal to fx plus sin x. This is the rough graph of y equal to fx plus sin x. If this is okay, please raise hand. Then comes our line y equal to x. वो 0 0 से पास करेगा, पाई पाई से पास करेगा और पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 से पास करेगा.
और y इक्वल टू एक्स का लाइन कुछ इस तरह से होगा. आई एम शोइंग यू. दिस इज द लाइन y इक्वल टू x. This is the line y equal to x. Please raise hand if it is okay. This is the line y equal to x. Now, अगर हमको fx का ग्राफ दिख रहा है और हमको y equal to x का ग्राफ दिख रहा है, तो अगर हम y equal to x में fx का इमेज ले लेंगे तो हमको f इनवर्स x मिल जाएगा. So for image I will do what? पहले नीचे वाला पार्ट का इमेज ले लेते हैं इस तरह से और फिर ऊपर वाले का पार्ट इमेज ले लेते हैं इस तरह से. आई विल डू इट अगेन. इस तरह से कुछ इमेज आएगा. प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज ओके. सो दिस ग्राफ इज व्हाट? दिस इज f inverse x graph. If it is okay, just raise hand, raise hand. So I want what I want. I want integration of f inverse x dx from 0 to pi. मतलब f इनवर्स का ग्राफ कितना एरिया इंक्लूड कर रहा है 0 से पाई में, वो हमको देखना है. सो दिस इज द एरिया विच आई वांट टू फाइंड. दिस एरिया आई एम शेडिंग इट इन ग्रीन. आई एम शेडिंग इट इन ग्रीन. दिस इज द एरिया विच इज नीडेड टू बी फाउंड. ये एरिया निकालना है हम लोग को जो हमारा रेड ग्राफ से भी बना दे रहे हैं. f इनवर्स x का ग्राफ ये वाला है. दिस वन. दिस इज f इनवर्स x. ये 0 से पाई में x एक्सिस के साथ जितना एरिया बनाया है वो हम लोग निकालने के लिए ग्रीन कलर से शेड कर दिए हैं. आई विल डबल शेड इट. दिस वन. दिस इज द which is to be found out. Please raise hand if you are okay with this. Now this can be written as ये एरिया निकालना है या फिर fx y एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है वो निकालना है. बात एक ही है. जस्ट सी द फिगर. क्लियर फिगर देखो, तुमको समझ में आ जाएगा. यू कैन सी, एनालाइज. सी, ये जो ग्रीन एरिया है, दिस ग्रीन एरिया इज टू बी फाउंड आउट. जो f इनवर्स x का ग्राफ 0 से पाई में बना रहा है, ये एरिया निकालो या फिर ये वाला एरिया निकालो. सी दिस एरिया. दिस एरिया इज विच एरिया? दिस एरिया, ये तो कॉमन एरिया आ रहा है. दिस एरिया इज कॉमन एरिया. दिस इज कॉमन एरिया. ये एरिया, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय fx. ब्लैक कलर का जो लाइन है, ग्राफ है, वो fx है. वो y एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है, ये एरिया जो हम रेड मार्कर से दिखा रहे हैं, दिस एरिया and this green shaded area should be equal or not. just chat में भेजो हमको. this red marker से जो एरिया दिखा रहे हैं, this area and this green area should be definitely equal or not. just send me in reply. हम बताएं ना तुमको, ग्रीन शेडेड एरिया निकालने का कोशिश करोगे तो f इनवर्स x को इंटीग्रेट करना होगा 0 से पाई में, लेकिन f इनवर्स नहीं है मेरे पास. तो ग्रीन एरिया ना निकाल के हम लोग कौन सा एरिया निकाल देंगे जो रेड कलर से दिखाएंगे. देखो, आई विल फाइंड दिस एरिया, दिस रेड डॉटेड एरिया, दिस वन. ये एरिया पूरा निकाल देंगे हम लोग, ये एरिया. और इस एरिया में हम लोग ये जो कॉमन एरिया ये भी लेंगे. दिस इज आवर कॉमन एरिया ना. दिस कॉमन एरिया हैज टू बी आल्सो टेकन इन दिस रेड एरिया. नाउ ये जो रेड एरिया है और जो ग्रीन एरिया था वो सेम एरिया है. तो रेड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर का एरिया, ये पाई है, दिस इज पाई and this is also pi. so pi square is the area of the square minus integrate जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, फंक्शन x प्लस साइन x का फंक्शन, उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई में. उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई में एंड वी विल सिंपली गेट द रेड डॉटेड एरिया. क्योंकि रेड डॉटेड एरिया का मतलब हुआ पूरा स्क्वायर का एरिया में हमारा जो फंक्शन था fx, जो ब्लैक कलर से हम बनाए थे, जो मेरा फंक्शन था fx जो हम ब्लैक कलर से बनाए थे, उसको 0 से पाई में इंटीग्रेट करके पूरे स्क्वायर में हटा दो तो रेड डॉटेड एरिया आ जाएगा. मतलब कि ग्रीन शेडेड एरिया वही होगा. सो इट इज द सेम कैलकुलेशन जो अभी जस्ट किए थे हम लोग. सो यू कैन गेट पाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस cos x and the limit is from 0 to pi. Again answer you will get pi square by 2 minus 2. so this is must सिंपलर मेथड. इसमें जो हम इतना ज्यादा लिखे हैं यहाँ पर, दिस पार्ट इज यूजलेस पार्ट. हालांकि मेन पार्ट तो ये है, लेकिन ये आईआईटी में कभी लिखना नहीं पड़ता है बच्चों को. बच्चे का दिमाग ही इतना हो जाता है कि x प्लस
साइन एक्स को मनी में डिफरेंशिएट कर लेगा 1 प्लस कॉस एक्स, वो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा। और कनकेव अप कनकेव डाउन नहीं भी चेक करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही होने वाला है, उससे तुम्हारा आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो if solution is clear, please. The next part is definite integral using substitution. So we have to just see it by example only. एग्जाम्पल से ही देखना सही है हमारे पास, क्योंकि बिना एग्जाम्पल देखेंगे तो थ्योरी लिखने का इसमें कुछ है नहीं। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करते हो वही करेंगे हम लोग जो अभी जस्ट किए थे पहले, और लोअर लिमिट अपर लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये तुम ही करना, तुमको टाइम देंगे, dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2 where a and b both are greater than 0। 1 सेकेंड, केदार जो बोल रहा है वो सही कह रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम एक मिस्टेक कर दिए थे, आई रिमेम्बर, उसमें f डबल डैश एक्स मेरा आया था माइनस साइन एक्स, करेक्ट, और ये तुम्हारा हम किए थे निगेटिव जब x लाई करेगा तुम्हारा 0 से लेकर π/2 में, और हम लिख दिए थे पॉजिटिव अगर π/2 से लेकर के पाई। ये हम गलत लिख दिए थे क्योंकि π/2 से पाई में भी साइन पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ही रहेगा। तो इसका थोड़ा हमको अफसोस है कि हम गलत लिख दिए, बट आई एम करेक्टिंग इट। तो इसको पार्ट वाइज लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये तो हम लोग को दिख ही रहा है कि ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल 0 से पाई। सिर्फ केदार बताया और कोई नहीं बताया हमको। और ग्राफ जो हम लोग बनाए थे 0 से 0 और पाई से पाई में ऐसे बनाए थे हम लोग, और इंक्रीजिंग होगा और हमेशा कनकेव डाउन होगा। इंक्रीजिंग तो बहुत इजी ग्राफ हो गया यार, इंक्रीजिंग और हमेशा कनकेव डाउन, इस तरह ग्राफ होगा। प्लीज रेज हैंड, मेरा गलती समझ रहे हो ना? इंक्रीजिंग होगा, डाउन होगा 0 से पाई में, और इस केस में फिर से y इक्वल टू एक्स लाइन बनाना तो और आसान हो जाएगा यार, ये बहुत इजी हो गया। ऐसा ग्राफ बन जाएगा और उसके बाद जब इमेज लोगे, इमेज ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद तुमको चाहिए कौन सा एरिया, तुमको एफ इनवर्स के अंदर एरिया चाहिए था, तो ये एरिया निकालो या ये एरिया निकालो, बात देखी है। और ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस वन, ये जब सेट कर रहे हैं, ये एरिया निकालने का बेस्ट तरीका है पाई स्क्वायर माइनस जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था ब्लू ग्राफ, वो ओरिजिनल फंक्शन है x प्लस साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई, आंसर सेम आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। कनकेविटी से कोई चेंज इस मेथड पर नहीं पड़ता है। आई होप you will connect this one to the previous. So this is an easy problem, we will try this one. Solution, this is I equal to 0 से पाई बाई 2, I divide by cos स्क्वायर x, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx, and I put tan x equal to t, this is substitution, tan x equal to t, तो यहाँ से आ जाएगा sec square x dx equal to dt, and our integral will become, ऊपर आ जाएगा dt by a square plus b square t square. Now when x is 0, here is our substitution, सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग t पे लिमिट चेंज करेंगे। जब x मेरा 0 होगा तो फिर t भी 0 होगा, और जब x मेरा π/2 होगा तो t हो जाएगा इंफिनिटी। सो नाउ b स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल दें पहले ही, ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस a बाई b का होल स्क्वायर, एंड लिमिट विल बी 0 से इंफिनिटी। दिस इज 1 बाई b स्क्वायर टाइम्स, दिस इज 1 बाई a, 1 बाई a का मतलब b बाई a tan इनवर्स t बाई a मतलब कि bt बाई a, एंड द लिमिट्स विल बी 0 से इंफिनिटी, implies I equal to 1 by AB tan inverse of BT by A, लिमिट इज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, A और B पॉजिटिव दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना। तो फिर दिस इज tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2
minus tan inverse 0 which is 0, so this is pi by 2ab. मतलब कि जो इंटीग्रेशन पूछा गया था that is called pi by 2ab. This is done by integration using substitution. So I will give you another problem. Try that one. Next problem is evaluate integral 0 से pi by 2. Evaluate integral 0 से pi by 2 dx whole by a square cos square x plus b square sin square x का whole square. Please give. Okay, see the solution. I will discuss it here. This is a new type of question. Basically I am going to use Newton-Leibniz theorem जो हम लोग पढ़े हैं पहले, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसको अच्छे से डेफिनेट में. सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो पहले हम लोग को नोट लिख लेना चाहिए. नोट क्या है? इफ देयर इज ए पैरामीटर, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट. इफ देयर इज ए पैरामीटर इन द इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड मतलब जिसको इंटीग्रेट करते हैं. इफ देयर इज ए पैरामीटर इन द इंटीग्रेंड, then differentiating with respect to parameter, keeping the variable constant. वेरिएबल मतलब x या जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है. कीपिंग द वेरिएबल कांस्टेंट प्रोवाइड्स द यूजफुल रिजल्ट्स, एंड दिस इज कॉल्ड जनरली न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम, जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे. सो नाउ अभी जस्ट हम लोग देखे थे इसको, अगर सिंपल नीचे स्क्वायर नहीं होता तो इंटीग्रेट करना हम लोग को बहुत इजी था. 0 से पाई बाई 2 dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग इंटीग्रेट करके पाई बाई 2ab ले आए थे. प्रूव्ड अबव, पिछले प्रॉब्लम में ये हम प्रूव कर चुके हैं. नाउ ए और बी दो पैरामीटर प्रेजेंट हैं. हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे. जब विथ रिस्पेक्ट टू ए हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 से पाई बाई 2 होगा और ये हो जाएगा मेरा -1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. और अभी हम ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाला सब कुछ कांस्टेंट होगा, तो तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स कांस्टेंट हो गया जो कि बाहर निकल जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर का हो जाएगा तुम्हारा 2a dx, क्योंकि b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का तो 0 हो जाएगा. एंड दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू a जब करोगे तो पाई बाई 2b कांस्टेंट है वो बाहर होगा और 1 बाई a का हो जाएगा -1 बाई a स्क्वायर. प्लीज रेज हैंड इफ दिस स्टेप इज ओके. क्या किए समझने का कोशिश करो. I have differentiated with respect to a. ये आया मेरा differentiated with respect to a both sides. If okay, please raise hand. बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई टी फॉर्म, तो -1 बाई टी स्क्वायर, और फिर नीचे वाले को करोगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर का 2a और cos स्क्वायर एक्स कांस्टेंट है बाहर आ गया, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पूरा कांस्टेंट था वो 0 हो गया. राइट साइड में पाई बाई 2b इंटू -1 बाई ए स्क्वायर. सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट. हैंड रेस कर दो एक बार भाई लोग, समझ में आ रहा है तो. 0 से पाई बाई 2 जरूरी है हैंड रेस. तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 2a, और 2 भी हम राइट साइड भेजने वाले हैं और a भी हम राइट साइड भेजने वाले हैं. ऊपर खाली बचने वाला है cos स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इधर 2a नीचे भेजने वाले थे हम, 2a भेजोगे तो 2 2 4 हो जाएगा और a क्यूब हो जाएगा और b हो जाएगा। से दिस इज इक्वेशन 1। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। नाउ अब हम लोग जो रिजल्ट लाए थे पाई बाई 2a वाले को, उसको b के रेस्पेक्ट में करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to b we get, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस नहीं लिखेंगे, वो कट ही जाने वाला है। नीचे फिर से 1/t² ही आने वाला है। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर में तुम्हारा जब विद रेस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर का 2b हो जाएगा। 2b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर तो माइनस कट ही जाएगा, तो पाई बाई 2a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब 1/b का 1/b स्क्वायर होगा, जो माइनस माइनस हम लोग काट के लिख रहे हैं। तो 2b को राइट साइड में भेज देंगे हम लोग, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से पाई बाई 2 रहेगा, 0 से पाई बाई 2 dx बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। भाई शादी मत करना, बहुत माथा खराब होता है। का होल स्क्वायर 2b जब इधर ले आएंगे तो पाई बाई 4ab क्यूब। दिस इज आवर इक्वेशन 2। नाउ आई विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स रह गया। I will add equation 1 and 2. You can see denominator is same और न्यूमरेटर लिमिट्स भी सेम है, 0 से पाई बाई 2, तो ऐड हो सकता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो ऑन एडिंग 1 and 2, on adding 1 and 2 we get इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और नीचे होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4a क्यूब b प्लस पाई बाई 4ab क्यूब, पाई बाई 4ab क्यूब which is equal to पाई बाई 4ab कॉमन ले लेंगे, and this becomes 1 by a square plus 1 by b square. So this is our final result, जो हमारा पूछा हुआ है इंटीग्रल का आंसर होगा। So that's it. I understand that today's class was new kind of things for you. इसको अच्छे से समझो, वीडियो को बार बार देखो, जहाँ पर दिक्कत है उसको क्लियर करो, and rest of the things we will do from next class.